हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बता देते हैं जो आज का टॉपिक है यथार्थवाद है। तो यथार्थवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा भी था कि आपकी किस तरह से तैयारी करा जाए, वन लाइनर कराया जाए या फिर ऑप्शन वाले कराया जाए या यहाँ पर आपको बोर्ड पर कराया जाए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जितना आपसे पूछा था तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोच के, बहुत सारे स्टूडेंट का आया था मैसेज, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मानना था कि यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ाएं। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि आपको जैसे कि यथार्थवादी जो चैप्टर है आपका, यहाँ पर यथार्थवादी चैप्टर है वो पूरा आपको थ्योरी में मिल जाएगा और फिर लास्ट में आपको, मतलब आज मैं करा रही हूँ आपको थ्योरी में करा रही हूँ, नेक्स्ट डे यही टॉपिक रहेगा तो आपका यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, ऑप्शन में रख देंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उसमें आंसर नहीं दे पाते हैं, ABCD में ही कर देंगे। आप लोग की आदत पड़ गई है ABCD, है ना, A होगा या B होगा या C होगा या D होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी जितना भी है। ठीक है, एक आपकी थ्योरी हो जाएगी कि आप थ्योरी पढ़िए, नेक्स्ट डे आप उसको प्रैक्टिस सेट करिए कि आपकी, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा आप आसानी से उसके आंसर दे सके। ठीक है, तो आपको इसी तरह से दोनों से तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट को वेस्टर्न समझ में भी नहीं आता है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस आप रेगुलरिटी बनाए, बस यही आपसे लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रेगुलरिटी बनाएंगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो फिर अब हम बात करते हैं यथार्थवाद के बारे में बात करते हैं। देखो यथार्थवाद क्या था, जो एक सामाजिक यथार्थवादी। अभी आपने पढ़ा था कि नवशास्त्रीयवाद और क्या पढ़ा था आपने, यहाँ से स्वच्छंदतावाद पढ़ा था। तो उसी के बाद ही यहाँ पर ये पीरियड है, ये जो आंदोलन था वो कौन सा है, यथार्थवाद। तो यथार्थवाद में जितना भी मतलब जो पिक्चर्स बनाई गई हैं वो सारी की सारी रियलिस्टिक बनाई है, यानी कि यथार्थवादी में बनाई गई हैं। दो कुर्बोई का कथन भी था कि यहाँ पर जितने भी है, यहाँ पर कोई मतलब आंदोलन चलाएगा तो यहाँ पर ये हुआ कि जितने भी है जो चीज हमें दिखती है हम वैसे ही बनाएंगे। मतलब अगर हमने गॉड को नहीं देखा है तो हम गॉड की तस्वीर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे दोमिये भी है ऐसे, जो यहाँ पर मतलब वीनस है, तो जैसे वीनस से है तो वीनस से अच्छा है कि वो मतलब ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं जो उनको देखते हैं, उनको ड्राइंग करना उनको ज्यादा अच्छा लगता था। मतलब वीनस है, वीनस को तो कभी देखा नहीं है, तो उनका कहना का मतलब यही था कि अगर मैं वीनस से अच्छा है तो कि मैं यहाँ पे ग्रामीण जो महिलाएं होती है उनको चित्रित करूं। यानी कि इनका बस यही मानना था कि जितनी भी रियलिस्टिक होती है, जितना भी होता है सच है, जो चीज हमें आंखों से दिखाई देती है। अगर हम देखते हैं पेड़ पौधे भी हमें दिखाई देते हैं तो हम उसी तरीके से बनाएगा। मतलब ये पूरा ओवरऑल एक रियलिस्टिक पर था। ठीक है, इसमें सारा का सारा मतलब जितना भी है वो सब रियलिस्टिक था, सब सच्चाई पर था। जो सामने है वही चीज यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, ना यहाँ पर कहानी से संबंधित है, ना ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ ठीक है, जो चीज यहाँ पर देखी गई है, जो चीज कथन है, जो चीज लिखी गई है उसके बारे में तो चित्रित कर सकते हैं, इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है, सब रियलिस्टिक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रियलिस्टिक में सबसे पहले जो चित्रकार है वो कौन सा आपका हो जाएगा, गुस्ताव कुर्बे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर हम इनके चित्र भी देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो गुस्ताव कुर्बे, यहाँ पर बता देते हैं ओनर दोमिये। ठीक है, ये भी याद रख लेना, गुस्ताव कुर्बे, ओनर दोमिये। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, किसके बारे में, यहाँ पर जो बारबीजा स्कूल है, यानी कि बारबीजा शैली जो है यहाँ पर उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ से उसके बाद ये यथार्थवाद के साथ मतलब शुरू हो गया था। यथार्थवाद के बाद लगभग कौन से सन में, 1800 यहाँ पर 30 से शुरू हो गया है। ठीक है, 1830 के लगभग चित्रकारों का दल कौन सा था, यहाँ पर चित्रकारों का दल जो फाउंटेन ब्लू के जंगल में, ठीक है, कौन से जंगल में, फाउंटेन ब्लू के जंगल में बारबीजा जो बारबीजा नामक में एक दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा था। अब मान लो कोई भी प्रकृति का चित्रण करेगा, कोई भी चित्र करेगा तो कहीं भी जाके करेगा ना, जहां पर पेड़ पौधे लगे हो, जहां पर हरियाली हो, वहीं तो जाके करेगा ना। तो यहीं पर ये है, तो बारबीजा नामक में दृश्य में चित्रण के उद्देश्य से पहुंचा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक दल है, यानी कि जो यहाँ पर इन लोग की एक ग्रुप बना था वो यहाँ पर जाके पहुंचा था। तो यहाँ पर इन्होंने दृश्य चित्रण यहाँ पर करे थे। मतलब ये यथार्थवाद के बाद की बात बता रही हूँ, ये चीज यथार्थवाद, यानी कि कोमियोकोरो है, मिले हैं और यहाँ पे चार्ल्स डोमिनिए है। ठीक है, यहाँ पर
तीनों के तीनों ये यथार्थवादी प्लस ये कहां पर आ गए हैं, ये वाले जो तीन इसीलिए मैंने अलग से रखे हैं, ये कौन से पड़ जाएंगे, आपके बारबीजा चित्रकार हैं। ठीक है, अगर बाई चांस हो सकता है कि आपके एग्जाम में यथार्थवाद दे दे, हो सकता है कि आपके यहाँ पे बारबीजा चित्रकार दे दे। तो यहाँ पर है तो कामियो कोरो, मिले और चार्ल्स डोम्बिनिए। ठीक है, ये चीज तीन याद कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि बारबीजा स्कूल के बारे में, ठीक है, बारबीजा स्कूल है जो यहाँ पर जो मतलब स्थापना हुई थी, मतलब वो सॉरी संस्थापक करा था वो थियोडोर रूसो ने किया था। ठीक है, बाकी तो आप साथ साथ में याद रखिए जाइएगा कि गुस्ताव कुर्वे के कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, याद रखिएगा। ओनर डोमी है, ये भी फ्रांस के हैं। ठीक है, यहाँ पर इस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विंची कहाँ के हैं, मासाचियो कहाँ के हैं, और क्या कहते हैं माइकल एंजेलो कहाँ के हैं, रेम्ब्रा कहाँ के हैं, ये चीज पूछ लिया जाता है। तो साथ साथ में इसको भी याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोमियो कोरो है, ये भी फ्रांस के हैं, मिले हैं, ये भी फ्रांस के हैं, चार्ल्स डोम्बिनिए है, ये भी फ्रांस के हो जाएंगे। जो है आपके यहाँ पे थियोडोर रूसो, जो थियोडोर रूसो है वो कहाँ के हैं, पेरिस के। ठीक है, ये बस ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे कि यहाँ पर इनका जन्म इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, बस यहाँ पर ये है कि यथार्थवादी शैली का जो प्रारंभ हुआ था उसका समय क्या है, ये चीज पूछे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि इनका जन्म है 1800 जून, मतलब 1800 जून कह रही हूँ 18 जून 1819 है फ्रांस में। बाकी जो गुस्ताव कुर्वे हैं इन्होंने 40 चित्रों की एक प्रदर्शनी का नाम पवेलियन द रियलिज्म रखा। क्या नाम रखा था, पवेलियन द रियलिज्म। बाकी इतना पूछेगा नहीं, बस इतना है आपको याद करना है कि ये कहाँ के हैं, कौन से वाद के कलाकार हैं। बस ये चीज 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं, यहाँ से मतलब गुस्ताव कुर्वे का 2 पॉइंट ये हो गया। अब हम यहाँ पर जो चित्र देखते हैं तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये तो आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है पत्थर तोड़ने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर स्टोन ब्रोकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कलाकार का कार्यकक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी आप लोग भी जानते हैं कि ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द स्टूडियो ऑफ ए पेंटर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। द ब्राइड टॉयलेट है तो यहाँ पर वधू श्रृंगार या वधू का श्रृंगार, या फिर बोल सकते हैं दुल्हन का श्रृंगार। ठीक है, या द यंग बाथर, द यंग बाथर है तो यहाँ पर ये भी याद कर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैन विद ए लेदर पेंट, ठीक है, तो मैन विद ए लेदर पेंट है तो यहाँ पर याद रखिएगा उग्र समुद्र है या फिर स्टॉर्मी सी। ठीक है, याद रखिएगा दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो गुस्ताव कुर्वे का, तो मैं बस यही कहूंगी कि आप जितनी भी पिक्चर्स हैं सब याद कर लीजिए, क्योंकि गुस्ताव कुर्वे का कुछ भी पूछ सकते हैं। पत्थर तोड़ने वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कलाकार का कार्यकक्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा है, द ब्राइट टॉयलेट है तो ये भी पूछा है, द यंग बाथर इंपॉर्टेंट है, मैन विद ए लेदर पेंट है तो ये भी, उग्र समुद्र, नमस्ते कुर्वे महोदय ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं आत्मचित्र भी बनाया था। ठीक है, आत्मचित्र भी बनाया था, नमस्ते कुर्वे महोदय, कुत्ते के साथ यहाँ पे कुर्वे है तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर है ओरना का भोजन है और यहाँ पर ओरना का दफन संस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं बता रही हूँ, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर तोता व तरुणी ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे एक बस दो ही चित्र ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप तो मैं कहती हूँ बस 2 ही तो बचे हैं तो उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं बस यही कहूंगी कि जितना है गुस्ताव कुर्वे का तो आप उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। देखो अच्छे से याद करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जितना भी है आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट की अगर रही बात तो नेक्स्ट डे यानी कि कल आपको 10:30 बजे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। जितना भी यथार्थवादी से जितने भी संबंधित जितने भी प्रश्न हैं एग्जाम में आए हुए, मैं आपके जितने भी हैं वो सब आपके करा दूंगी। इतना है कि आपका वेस्टर्न आर्ट में से अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, बस रेगुलरिटी बनाए और जुड़े रहिए। चलिए, तो यहाँ पर है ये चीज हो गया, आपका पूरा कंप्लीट हो गया गुस्ताव कुर्वे। मोस्ट इंपोर्टेंट है पिक्चर्स याद कर लेना, जितनी भी इनकी पेंटिंग्स हैं वो जरूर याद कर लेना। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर ओनर डोमिए। ठीक है, ओनर डोमिए है जो जन्म इनका हुआ था मार्शाय शहर में हुआ था, फ्रांस। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि मार्शाय शहर में हुआ था कि किसान परिवार में हुआ था, ये सब नहीं कुछ करना है।
ठीक है, तो बस आपको याद करना है कि ओनर डोमियो का जन्म जो है वहां पे फ्रांस। बाकी बता देते हैं कि ये व्यंग्य चित्रकार के रूप में, मतलब अधिक जो ओनर डोमियो हैं सबसे ज्यादा ये व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, रेखा चित्र में भी बाद में बनाए हैं इन्होंने, सबसे पहले व्यंग्य चित्रकार करे थे, बाद में इन्होंने रेखा चित्र बनाए हैं, लेकिन अधिकतर उन्होंने कौन से बनाए हैं, व्यंग्य चित्रकार बनाए हैं। यहाँ पे कम से कम ये भी बताते थे व्यंग्य चित्रकार यहाँ पे 4500 बनाए हैं, लिथोग्राफ में बनाए हैं, यानी कि अंतिम समय तक उन्होंने काम किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ रेखा चित्र भी बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि रेखा चित्र, तैल चित्र, व्यक्ति चित्र। तो यहाँ पर अधिकतर अगर किसी लिए जाने जाते हैं ओनर डोमियो तो किसके लिए जाने जाते हैं, वो व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीनस की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के चित्र अधिक प्रिय थे, यानी कि इनको जो वीनस के चित्र बनाने में इतना अच्छा नहीं लगता था जितना रियलिस्टिक बनाना इनको अच्छा लगता था। मतलब ग्रामीण के चित्र ज्यादा बनाते थे कि हाँ ग्रामीण महिलाओं के चित्र बना दी, कोई भी हो यहाँ, मतलब रियलिस्टिक ज्यादा बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ला कार्य हाँ ठीक है, ला कार्व्यूर, ठीक है, ला कार्य काव्यूर। ठीक है, ये मासिक पत्रिका है। देखो ये चीज पूछ लिया जाता है कि कभी कभी पत्रिका जैसे पूछ ली जाती है कि कौन मासिक है कौन दैनिक है, यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि इन्होंने कि किस में इन्होंने काम किया। ठीक है, अब यहाँ से चीज आ गया है कि यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि ला कार्य की वो कार्य काव्यूर है, वो मासिक पत्रिका है जो मतलब किसमें इन्होंने काम किया। तो ये तो पता है कि आपने कि मतलब इन्होंने व्यंग्य चित्रकार के रूप में, पहले व्यंग्य चित्रकार यहीं पर बनाते थे जो एक मासिक पत्रिका है। यहाँ से क्वेश्चन क्या कर लिया जाएगा कि ये कौन सी पत्रिका है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, कौन सी पत्रिका है, मासिक। और यहाँ पे ला शनिवारी है, वो कौन सी पत्रिका है, दैनिक पत्रिका है। ठीक है, दैनिक मतलब रोज की हो गई और मासिक मतलब महीने में एक बार आना। ठीक है, महीने में एक बार आती है ये पत्रिका, और ये दैनिक मतलब ये दैनिक हो गई, ये डेली वाली हो गई। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कि यहाँ पर इस पत्रिका में जो क्या कहते हैं ला कार्क्यूव्योर है, इसमें तो मासिक पत्रिका में इन्होंने तो काम करा था, व्यंग्य चित्रकार में काम छोड़कर इन्होंने रेखा चित्र में काम शुरू करा, किसमें, ला शनिवारी में काम किया था। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ कलाकार इन्हें प्रथम अभिव्यंजनावादी कलाकार कहते हैं, मतलब कुछ कलाकार मानते हैं, लेकिन ओवरऑल इनको अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ कलाकार। किसी भी कलाकार से शिक्षा नहीं ली थी, जो उन्होंने है ओनर डोमियो है, तो यानी कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हर किसी ना किसी से मतलब शिक्षा लेते हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं ली थी, अपना से बनाया था, अपने खुद से बनाया था। बाकी ये प्रभावित थे रेम्ब्रा और माइकल एंजेलो से प्रभावित थे। ठीक है, याद रखिएगा, रेम्ब्रा तथा माइकल एंजेलो से ये अधिक प्रभावित थे, ये चीज याद रखिएगा। बाकी इनके बारे में इतना ही है, बस ये है, कोशिश करिए कि जितना मैं आपको बता रही हूँ उसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए, तो ये चीज हो गया ओनर डोमियो का, ये चीज कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे, इनके चित्रों की बात करेंगे। ज्यादा नहीं है, जितने लिखवाए हैं बस आप कोशिश करिए कि इतना ही आप उसको अच्छे से याद करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला जो पिक्चर आपको बता रही हूँ, तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा है, तीसरी श्रेणी रेल का डिब्बा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शैलियों की लड़ाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यायालय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ला रिपब्लिक है, ये भी इंपोर्टेंट है। दो वकील, ये भी एग्जाम में आ चुका है। रंगमंच के दृश्य, ये भी आ चुका है। भिखारी बा धोबिन, ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। देश त्याग, ये ठीक है, ये नहीं है। द अपराइजिंग, ये भी याद, ये भी ठीक है। जो चीज मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, बस आप कोशिश करिए, ज्यादा भी है नहीं पिक्चर, तो आप उसको लर्न करिए। देखो आप लर्न, कम से कम इतना तो लर्न करिए कि अगर एग्जाम में कोई भी चीज आ जाता है, देखो अगर हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके, तो एग्जाम टाइम में आपको पता रहेगा कि कौन सी जगह हमने कौन सी जगह पर हमने क्या लिख रखा था, हमेशा याद रहता है। जैसे कि मैं बोर्ड पर ही लिखती हूँ तो मुझे पता रहता है कि मैंने कौन सी जगह पर कौन सा पॉइंट लिख रखा है। बिल्कुल, देखो अभी देखो सिर्फ एक ही बार, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बार बार लिखती हूँ अपने बोर्ड पर, बार बार तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन अगर मैं एक टॉपिक का कोई भी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लिखती हूँ तो मुझे पता रहता है कि कौन सा पॉइंट मेरा कहाँ पर है, ये चीज मुझे पता है। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाई रही थी तो मुझे पता था कि रेम्ब्रा और माइकल एंजेलो का मैंने बिल्कुल नीचे ही लिख रखा है, तो ये चीज मुझे पता थी। ठीक है, तो ये चीज पता रहती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे सामने मिरर लगा है तो बिल्कुल मुझे दिख जाएगा कि कौन सी जगह मैंने कहाँ लिखा है, तो ये चीज आपको याद रहता है। बिल्कुल यही सोच लो कि आपकी नोटबुक भी आपका दर्पण है। ठीक है, तो उसको अच्छे से लिखिए और उसको याद करिए।
ठीक है, चलिए ये चीज तो हो गया। ये चीज मैंने आपको बता दिया था, काम्यू कोरो हैं, मिले हैं, और ये जो संस्थापक हैं वो थियोडोर रूसो हो जाएंगे। ये भी चीज याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा चित्रकार किस कलाकार कौन से वाद से संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से मैंने यही सोचा है कि देखो बोर्ड पर करा देती हूँ, आपको पूरा थ्योरी बोर्ड पर करा देती हूँ, तो उसको थ्योरी को नोट डाउन करिएगा, कोशिश करिए कि आप उसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, तो फिर आपका कल आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे नोट में ये आपको बता ही दिया था कि 80-30 में लगभग चित्रकारों का दल फॉन्टेनब्लू के नामक जो मतलब था वहां पे बारबीजा नामक, ठीक है, वहां पे दृश्य चित्रण के उद्देश्य से पहुंचे थे, यानी कि एक दल था, यानी कि एक ग्रुप था, वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, संस्थापक हो जाएगा थियोडोर रूसो है जो पेरिस के हैं। बारबीजा स्कूल जो इसका समय था वो कौन सा हो जाएगा आपका 1830 से कितना हो जाएगा 1850 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज तो मैंने बता ही दिया था, मतलब यथार्थवाद में तो बता ही दिया था कि जो यथार्थवादी है उसमें तो ये था कि यथार्थवादी मतलब वो सामाजिक यथार्थवादी का यहाँ पर चित्रण हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप बात करेंगे यथार्थवादी के बिल्कुल जस्ट मतलब बाद में यहाँ पे 1830 में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राकृतिक दृश्य, मतलब प्राकृतिक ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट वाली नहीं बनाई है, एकदम रियलिस्टिक। अगर एक कोई पत्ती दिख रही है किसी भी कलर की, बिल्कुल उसी कलर में बनाई है, बिल्कुल जैसे दिखते हैं वैसे ही बनाए हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे प्राकृतिक यथार्थवाद का चित्रण हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बारबीजा स्कूल है, ठीक है, तो बारबीजा स्कूल में यहाँ पे इन्होंने जो मतलब वहां के दल के जितने भी चित्रकार थे, यानी कि जिस ग्रुप के जितने भी चित्रकार थे वो कांस्टेबल से तो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपनी ही शैली में उन्होंने काम किया था। ठीक है, लेकिन प्रभावित थे किससे प्रभावित थे, कांस्टेबल से। कांस्टेबल तो आप जानते हैं कहाँ के चित्रकार हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि कांस्टेबल है कौन से चित्रकार करते थे, और ये भी चीज बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ाया है, हाँ, स्वच्छंदवाद में पढ़ाया था आपको, नवशास्त्रीवाद और स्वच्छंदवाद बोलो, मैंने तो बता भी दिया। चलिए, तो यहाँ पे इंग्लैंड के हो जाएंगे, यहाँ पे कांस्टेबल हो गए। ठीक है, तो कांस्टेबल के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण करके यहाँ पर आपको पढ़ाया था, कांस्टेबल भी पढ़ाया था, टर्नर भी पढ़ाया था, विलियम ब्लैक भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, कि कौन चित्रकार कहाँ से है, ये चीज एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो कांस्टेबल के चित्रों से प्रेरणा तो ग्रहण करते हुए अपने चित्रों की रचना की तथा बाद में दूसरी आंदोलन से प्रेरणा लेकर प्रभाववाद का जन्म हुआ। ये चीज तो मैंने बिल्कुल आपको अभी समझाई ही थी। ठीक है, कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में है, इन्होंने पहले तो कांस्टेबल से मतलब प्रभावित हुए थे, उसी से प्रभावित होकर यहाँ पर अपनी शैली में इन्होंने काम किया था, रियलिस्टिक में। ठीक है, ये चीज आपको पता है। फिर वहां पर इसी के बाद ही यहाँ पर किसका आपका आंदोलन चलता है, प्रभाववाद, जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करा दिया है प्रभाववाद का, तो अच्छे से याद करिएगा। प्रभाववाद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका यथार्थवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि जितना मैंने आपको समझाया समझ में आया या नहीं, या फिर दूसरा रास्ता अपनाए। मैं तो सारे रास्ते अपनाते जा रही हूँ कि किसी भी तरीके से सारे स्टूडेंट कम से कम ज्यादा से ज्यादा जुड़े, बस मैं तो यही चाहती हूँ। बाकी तो मैं मेहनत करने में लगी हूँ कि बस यही आप लोगों से इच्छा है कि बस जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट, मैं तो बस यही ख्वाहिश है, अभी तो देखो छोटी सी ख्वाहिश है कि जल्दी से 1000 मेरे सब्सक्राइबर हो और जल्दी से मैं अपनी आप लोगों की लाइव क्लास फिर से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, तो आपको ये चीज हो गया है, अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। बाकी अगर कोई भी किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए तब भी बताइएगा आप कमेंट करके, बाकी हम हमेशा रेडी हैं, हमेशा तैयार है। चलिए, तो ठीक है, बाकी पढ़िए, खूब पढ़िए। चलिए, और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक भी करते जाइएगा। चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन।